कहाँ गए थे? गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। तो कल हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, टेल मी। और इंट्रोडक्शन के बाद जो पहली एक्सरसाइज है वो करीब करीब स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड है। जो हमने कल लास्ट टॉपिक कवर किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या थी? ax + by + c = 0। याद है कि नहीं है? उस पर बेस्ड है ये छोटी सी एक्सरसाइज। बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है जो हमको सीखनी है, तो पहले हम वो चीज सीख लेते हैं, उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज आज के आज ही खत्म भी हो जाएगी। छोटी सी एक्सरसाइज देखो, टॉपिक नेम इज, पहले टॉपिक कवर करेंगे फिर आएंगे एक्सरसाइज पे। टॉपिक नेम इज हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स। अब सुनिए, हम मैथ्स में कोई भी चीज सीखते हैं, वो फैन ऑफ करके आगे आ जा शैलेश, आगे आ जा। हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि हम मैथ्स में कोई भी चीज सीखते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज सीखते हैं, वो कभी ना कभी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है, इसीलिए तो सीख रहे हैं। ये कॉपी किसकी है? हार दूंगा अगर उसने अब ले लिया। उठ के आ गया तू, रौनक उठ के आगे आ जा जल्दी। जब मैं कहूं ना लिखो तब ही लिखना है, जब मैं कहूं पढ़ो तब पढ़ना है, जब मैं कहूं बताओ तो बताना है। इधर आ, इधर इस कोने में आ। मेरे बिना कहे ना लिखना है, ना पढ़ना है, ना उठना है। हाँ, जब मैं कहूँ स्टार्ट रीडिंग तो ही रीड करना स्टार्ट करना है, जब मैं कहूँ लिखूं तब लिखना है। अब जब मैं कहता हूँ लिखो तब तो आप करते हो बातें, और फिर जब मैं समझाने जाता हूँ फिर आप लिखना शुरू करते हो। मतलब टीचर जो कह रहा है वो तो करना ही नहीं है, उल्टा ही करना है। हाँ, तो हम मैथ्स में कोई भी चीज पढ़ते हैं, कुछ भी टॉपिक सीखे हम, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जरूर होता है, इसलिए वो हमारे सिलेबस में कभी ना कभी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी काम आएगा। तो अभी हम इक्वेशंस बनाने सीख रहे हैं, तो इस इक्वेशंस का भी कुछ ना कुछ रोल होगा, बोलो, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होगा। तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है उस टॉपिक की, उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? मैथ्स के अंदर उसको क्या नाम दिया गया? या तो स्टेटमेंट या फिर वर्ड। आपके सामने एक वर्ड प्रॉब्लम मतलब कोई प्रॉब्लम है जो वर्ड्स में दी हुई है, शब्दों में कोई स्टोरी दी हुई है, कोई प्रॉब्लम दी हुई है, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसको आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। और याद रखना, कभी भी कोई पूछे ना मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, तो कह देना इक्वेशन। इक्वेशन इज लाइक ए मैथमेटिकल स्टेट, वो भी स्टेटमेंट है पर वो मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट है। तो आपको इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स के स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप पहला क्वेश्चन ही पढ़ोगे ना अगर, तो आप पाओगे कि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है ना। देखो यहां से लेके यहां तक। अब इसको आपको एक क्या करना है, क्वेश्चन क्या है? राइट ए लीनियर इक्वेशन। आप इस प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फ्रेम करो उसके लिए लीनियर इक्वेशन, यानी कि इंग्लिश की प्रॉब्लम, इंग्लिश की एक स्टेटमेंट को आप मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट में फ्रेम करो। समझ आया? ये हमको टास्क है जो हमको करना है। तो उसको करने के कुछ रूल्स हैं जो हम सीख रहे हैं। तो रूल्स क्या है? देखो, आपको उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर इनमें से कोई वर्ब दिखाई दे, इन सारी वर्ब्स को हम बोलते हैं बी वर्ब। क्या बोलते हैं इनको? बी वर्ब। क्या बोलते हैं इनको हम? बी वर्ब का मतलब कुछ होना। जैसे मैंने कहा आई एम ए डॉक्टर या आई एम ए टीचर, तो एम यहाँ पे क्या है? बी वर्ब है। ये एम जो है वो मेरा टीचर होना बता रही। जैसे स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, देखो, आई एम ए टीचर। तो आप इतने और तो जानते होंगे, क्लास 9th में हो तो इतना तो आप जानते होंगे कि ये वर्ब है, इस सेंटेंस में ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इतना तो जानते होंगे। तो ये वर्ब है, तो ये वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। तो यहाँ पे कोई क्रिया तो हो ही नहीं रही। मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो कोई क्रिया कर रहा हूँ क्या? मैं कोई काम कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे कोई मोशन वाली क्रिया नहीं है, बट यहाँ पे बी वर्ब है। बी वर्ब क्या करती है? कोई एक्शन नहीं करती है, बी वर्ब बस किसी का कुछ होना बताती है। बी वर्ब क्या करती है? किसी का, किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई कॉम्प्लीमेंट देती है, जैसे आई को टीचर का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। समझ गए? क्लियर है? तो इन बी वर्ब में से, जैसे एम दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, तो इन बी वर्ब में से कोई सी भी, ये सारी की सारी बी वर्ब्स हैं। ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पता है? ये बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये बी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, और एक और फॉर्म रह गई टू बी, वो भी लिख दो आप, टू इन्फिनिटिव फॉर्म। तो ये सारी फॉर्म्स हैं बी वर्ब की। अगर ये वर्ब्स आपके स्टेटमेंट में है, तो आपको मैथमेटिक्स वाले स्टेटमेंट में इनमें से जो भी उसको काट के क्या लगाना है?
इक्वल टू का साइन लगाना। क्या लगाना है? क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन तो आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर कहीं ट्वाइस शब्द लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको ट्वाइस को काट के उसकी जगह क्या लिखना है? 2x नहीं है, इनटू है। 2 इंटू क्या है ये? 2 मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर थ्राइस दिखाई दे तो उसकी जगह क्या लिखना है? 3 इंटू। और केवल टाइम्स या ऑफ दिखाई दे तो उसकी जगह केवल मल्टीप्लाई करना है। समझ आया? अच्छा, क्या यही जो शब्द है सर यही दिखाई देते हैं क्या? नहीं, और भी दिखाई देते हैं, बट ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं जो कि आपको स्टेटमेंट में दिखाई देंगे। क्या है ये? मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। ये सपोज करो आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में आपको सपोज करो वर्ड्स याद करवाती है टीचर, तो क्या दुनिया के सारी चीजें शब्द याद करा सकती है क्या? ये क्रिया करवाती है, नाउन करवाती है, प्रोनाउन, तो सारी चीजें थोड़ी याद हो जाती है। लैंग्वेज तो बहुत विस्तृत होती है, लेकिन टीचर क्या कराती है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स तो याद करवा देती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स भी याद करा देती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाउन्स भी याद करा देती है, जो जनरल लैंग्वेज में काम आते हैं। तो उसी तरीके से हमारे मैथ्स में जो इक्वेशन फ्रेम करने के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये जनरली यूज्ड शब्द हैं जो आते हैं। इनके अलावा भी आ सकते हैं, गारंटी नहीं है कि इतने ही आएंगे, लेकिन ये ज्यादातर आते हैं। ठीक है, और इतने आते हैं तो करीब करीब हम 90% इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं इनकी इतनी नॉलेज से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मोर देन या ग्रेटर देन लिखा हुआ आ जाए तो हमको ऐड करना होता है। क्या करना होता है? ऐड करना होता है। और लेस देन लिखा हुआ जाए तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है। लिखो, लिख लिया पूरा? लिखा? कल का काम कंप्लीट है सारा? ठीक है, पहले लिख के बाद में फालतू बैठने से मजा आता है क्या? अभी तो कहाँ लिखा तो उसकी स्पीड में लिखा जाए। मतलब आप लोगों की हालत वो सी है जैसे वो नहीं होती सास बहू, कि है ना, पहले काम कर ले घर का और फिर आराम से टीवी सीरियल देखेंगे। तो पहले कर लूं फटाफट, लिखने का काम पहले कर लूं, और उसके बाद फिर जब सर समझाएंगे ना फिर आपस में बात कर लेंगे, खुसर फुसर कर लेंगे। ऐसे तो फिर लिखने में ध्यान जाएगा, खुसर फुसर करने का टाइम ही नहीं मिला, है ना? यही बात है ना? चलो देखो, अब सुनिए, ये दोनों स्पेशल है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। इनके इनके रूल्स याद रखना। अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, फिर अब एक्चुअली क्वेश्चन आएगा तो फिर बता दूंगा। ये रूल्स याद रखना, जब भी THAN देन दिखाई दे, जैसे इन तीनों में दिखाई दे रहा है, तो इनके रूल्स बड़े अजीब हैं। देन के लेफ्ट साइड वाला और देन के राइट साइड वाला अपनी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? मतलब देन के बाद जो लिखा हुआ है ना इक्वेशन में वो पहले आएगा, और देन के पहले जो लिखा हुआ है ना वो इक्वेशन में बाद में आएगा। और देन की जगह क्या आएगा? प्लस का साइन लिखा तो है। खुद देन की जगह क्या आएगा? प्लस का या माइनस का। अगर लेस देन है तो माइनस का, और मोर देन है तो प्लस का। पर इस साइन के अगल बगल में कौन बैठेगा वो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड होगा कि देन के अगल बगल में कौन बैठा है। तो जो देन के अगल में बैठा है वो एक्चुअली उसके बगल में जाएगा, और जो देन के बगल में बैठा है वो एक्चुअली उसके अगल में जाएगा। और देन की जगह तो प्लस या माइनस जैसा भी आ रहा है वो यूज हो ही जाएगा। तो ये कुछ रूल्स याद हुए, बड़े इजी से रूल्स है, बस आप याद रखो तो आपके स्टेटमेंट फॉर्मेशन में काफी आपको मदद मिलेगी, इक्वेशन फॉर्मेशन में। ठीक है, अब स्ट्रेट अवे अभी अभी हमने टॉपिक कवर किया तो एक इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन हमारा इक्वेशन बनाने का है, देखो कितनी मदद मिलती है हमको। तो याद तो हो गया क्या ये? अब सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो इसको तो करते हैं बंद और आ जाओ। क्वेश्चन रीड आउट करूं मैं? करूं? देखो स्टेटमेंट गिवन है, ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पढ़ा सबने? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में? जो हमारा टॉपिक चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax + by + इक्वल टू 0 टाइप की एक इक्वेशन लिखनी है। ओके डन, समझ आया? ठीक है, अब देखो जिसकी थोड़ी बहुत इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो उसको थोड़ा सा ये यहाँ पे इक्वेशन बनाने में थोड़ी मदद मिलेगी। जिसकी नहीं है उसको जो अभी जो रूल्स बताए गए हैं फ्रेमिंग रूल्स, उन पे भरोसा रखना पड़ेगा, मतलब उन पे रिलाय होना पड़ेगा। और अगर इसकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, पढ़ के समझ जाता है कि हाँ क्या कहना चाह रहा है वो, तो वो जो मैंने रूल्स भूल भी गया तो भी कर लेगा वो, क्योंकि उसको मीनिंग ही पता चल गया कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो मान लो कि हमको तो सर मीनिंग पता नहीं चला, तो आपको वो रूल्स तो पता है जो अभी पढ़ाए गए आपको,
तो इस स्टेटमेंट में वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। नोटबुक की कॉस्ट यानी नोटबुक की जो प्राइस है, खर्चा है उसका, वो पेन की कॉस्ट का दुगना है। हाँ, ट्वाइस का मतलब दुगना होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब सुनो, इस स्टेटमेंट के अंदर दो चीजों का जिक्र किया गया है, एक तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एक कॉस्ट ऑफ पेन। और हर स्टेटमेंट में आपको दो ही चीजों का जिक्र दिया करा जाएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन, कल को 3 वेरिएबल सीखेंगे तो 3 चीजों का भी जिक्र होगा आगे फर्दर क्लासेस में। और इससे पहले 1 वेरिएबल की इक्वेशन भी बनाते थे, याद करो 7th 8th में, तो वहां पे स्टेटमेंट में एक ही आइटम का जिक्र होता होगा, आप अगर जाके पीछे जाके देखें तो। अभी 2 आइटम का जिक्र है, नोटबुक और पेन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वेरिएबल भी 2, इसके पास आइटम भी 2, किसी भी एक आइटम को x, किसी भी एक आइटम को y। अब किसको क्या रखना है, किसको क्या रखना है, वैसे तो कोई रूल्स नहीं है, जिसकी जो चाहे मर्जी रख लो, पर रूल्स मतलब एथिक्स कहते हैं, या ऐसे मान लो सिस्टम ऐसे ही कहता है कि जो जिसका जिक्र पहले हो जाए उसको x, और जिसका जिक्र बाद में हो जाए स्टेटमेंट में उसको y। अब वो हिंट भी दिया हुआ है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज x एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी रुपीज y। ये हिंट भी आपको उसने दिया हुआ है। समझ आई? तो इस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले अपन लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एवरीवन विल राइट डाउन। हाँ हाँ, लिखना है ना, क्वेश्चंस तो सारे ही करने हैं। हाँ, रिवीजन का मतलब क्या होता है बाकी, इधर क्या ऐसा आराम फरमाना है? एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन दोबारा करना है। चैप्टर नंबर 1 का नहीं करवाया क्या मैंने, 3 का नहीं करवाया क्या? करवाया ना, तो फिर इसमें क्या अलग से आरक्षण प्राप्त है क्या इस चैप्टर को, कि उसको छोड़ देंगे हम? लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज, केवल और केवल नोट्स आप दोबारा चाहे से ना लिखे तो चलेगा, आपको क्वेश्चन एक एक फिर से करना है रिवीजन सेशन में, अगर बैठे हो तो। नहीं बैठना तो कर जाओ। बी रुपीज एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज एक्स। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को तो एक्स मान लिया। अच्छा, कई लोग तो देखो इतने आलसी होते हैं, क्या लिखते हैं, देखो इधर देखो, नहीं, लेट द नोटबुक बी एक्स, नोटबुक को एक्स मान लिया। अब एक्स तो एक संख्या होती है कि नहीं होती है? तो नोटबुक कोई संख्या हो सकती है क्या? हाँ, नहीं हो सकती ना। हाँ, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो संख्या हो सकती है। तो अंडरस्टूड कॉमन सेंस की बात है कि नोटबुक को एक्स कैसे मानेंगे? नोटबुक की कॉस्ट को, उसकी सेलिंग प्राइस को, उसकी जो भी प्रॉफिट है उसको हम एक्स मान सकते हैं, बिकॉज एक्स इज ए नंबर, और नोटबुक एक नंबर कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है। तो सोच समझ के स्टेटमेंट लिखना चाहिए, पढ़ के आराम से समझ के। चलो, तो कहां तक लिखा हमने? लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज एक्स। अच्छा, लेट के साथ हमेशा बी का कॉम्बिनेशन लगेगा। अगर आपने लेट वर्ब यूज कर ली ना, तो आगे आप इज एमआरबी लगा सकते हैं, आपको बी लिखना पड़ेगा। अगर मैं लेट हटा दूं ना, तो फिर आप यहाँ पे इज भी लगा सकते हो, वाज भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो, बी वर्ब की जो दूसरी फॉर्म्स थी वो लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लेट लिख दिया ना, तो लेट के साथ किसी और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, बी का ही चलेगा, लेट बी। ओके, चलो, ये स्टेटमेंट फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं जो आप याद रखें। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ, दूसरी आइटम क्या थी? पेन। द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज बाई। यहां तक लिखा? लिखा? अब दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात का जिक्र। जब भी आप किसी भी आइटम की कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, कुछ भी चीज अज्यूम करते हैं, तो उस आइटम की क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए। आप एक ही नोटबुक की कीमत एक्स मान सकते हो, 10 की नहीं मान सकते हैं। कई बच्चे यहाँ ए नहीं लिखते हैं, वो भी गलत है। नोटबुक की कीमत एक्स मानी, कितनी नोटबुक की कीमत? 10 नोटबुक की, 20 की, 50 की, या एक की? तो प्राइस हमेशा एक की होती है। अभी सपोज करो आप नोटबुक लेने जाओ, आपने पूछा कितने की है, उसने कहा 20 रुपए की, तो आप पूछोगे 20 में कितनी? ऑब्वियसली उसने एक की प्राइस बताई है। ऑब्वियसली उसने कितने की प्राइस बताई है? एक की। प्राइस हमेशा एक यूनिट की होती है ना। तो उसी तरीके से हम अजम्पशन जब करेंगे, तो कॉस्ट प्रॉफिट जो भी हम अजम्पशन करें, वो हम एक यूनिट का करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा यूनिट दिए हुए हैं तो भी हम एक यूनिट का ही करेंगे।
फिर हम उस एक यूनिट से उन जितने भी क्वेश्चन में गिवन है उसमें उसको कन्वर्ट करेंगे। अजम्पशन हमेशा एक ही यूनिट का होगा हमेशा। ओके, समझ गए चीजें? चलो, अब हमको जो स्टेटमेंट गिवन है उसको कॉपी पेस्ट करना है, करें? नाउ इट इज गिवन दैट तो क्या स्टेटमेंट है मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, देखो ये वाला स्टेटमेंट दिख रहा है, दिख रहा है, इसको कॉपी पेस्ट मारना है। नाउ इट इज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक the cost of a notebook is twice the cost of a pen, twice the cost of a pen। ओके, ये इंफॉर्मेशन गिवन है अपने को। दैट ऑफ ए पेन लिखा हुआ है तो दैट का मतलब वहां पे कोस्ट है। दैट एक प्रोनाउन होता है जो क्या करता है, नाउन की रेपिटेशन को रोकता है। पढ़ा होगा ना इतना तो। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे आता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो वापस कोस्ट लिखूं फिर वापस कोस्ट लिखूं तो दोबारा कोस्ट ना लिख के उसने दैट प्रोनाउन लगा दिया। जैसे मैंने कहा राम मेरा दोस्त है, राम इंग्लैंड में रहता है, राम एक डॉक्टर है, राम एक बहुत अच्छा इंसान है, राम से मैं बचपन में मिला था। अगला सोचेगा राम राम कहता है बहुत। तो अब ये कन्वर्सेशन बड़ा ऑकवर्ड लगा। अब दूसरा कन्वर्सेशन सुनो। राम मेरा दोस्त है, वह इंग्लैंड में रहता है, वह एक डॉक्टर है। अब ऑकवर्ड नहीं लग रहा ना? तो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन आता है। सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा की दोहराव को, उसकी रिपीट होने को रोकता है। तो यहां पर भी उसने देखो, यहाँ पे दो जगह कोस्ट आना चाहिए था, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक और यहाँ पे भी आना तो क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ए पेन आना चाहिए था। ठीक है ना? तो कोस्ट कोस्ट दो बार रिपीट हो रहा था ना, तो इस कोस्ट को हटा के इधर प्रोनाउन लगा दिया। तो ऐसे मत सोचना सर यहाँ कोस्ट तो बोला ही नहीं उसने, ये कोस्ट ही है, उसको रिपीट होने से प्रोनाउन रोक रहा है। ठीक है, क्लियर? इंग्लिश की क्लास हो गई है तो पूरी। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Okay. That is का शॉर्ट फॉर्म होता है IE। अब सुनिए, अब मैं इक्वेशन बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इस क्वेश्चन का। इक्वेशन कैसे बनाते हैं वही तो सीखने आए हैं, ये तो फॉर्मेलिटी के। सबसे पहले क्या, इस स्टेटमेंट को शब्दों में तोड़ो। तो सबसे पहले क्या दिखा आपको, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक दिखा। सबसे पहले क्या दिखा आपको, जिससे जिससे आपने x मान लिया। चेक करो, तो इसकी जगह x आएगा, यस और नो? आपने खुद ने माना है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को x, तो जहां जहां कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है वहां x रखोगे। इज, रूल्स पढ़ो जरा। इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी क्या आता है, इक्वल टू, क्या आता है इसकी जगह, आता है रूल्स में लिखा है अपन ने ट्वाइस, ये भी था उस रूल्स में, टू इंटू कॉस्ट ऑफ ए पेन को आपने कुछ ना कुछ अज्यूम किया है। चेक करो इसकी जगह। समझ आया क्या? तो अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है लेकिन जो रूल्स मैंने लिखा है वो याद है, तो आप में से कोई भी इक्वेशन बना, अभी ये तो सरल थी, मुश्किल भी बना सकते हो, और अगले साल तो बहुत सारी बनानी, अगले साल तो अच्छे अच्छे लेवल की बनानी है, और अगले साल 10th बोर्ड भी है। तो इक्वेशन बनाना सीख लो, आधी मैथ सॉल्व हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वेशन बनाना और बनाकर सॉल्व करना, ये दो बातें सीख लो, मोर देन 50% मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, पर एक्चुअली डरा रहा हूं, आने तो देख लेंगे। आ जाओ, x इक्वल टू, सॉल्व करें आगे। तो 2 इंटू वाई और 2y लिखते हैं। अब वैसे तो ये इक्वेशन बन चुकी है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनी है, नहीं बनी है ना। और जब भी आपको इक्वेशन बनाने के लिए कहे ना, तो आप स्टैंडर्ड, हाँ सॉल्व करने के लिए कहे तो सॉल्यूशन पार्ट अभी अगला है। सॉल्व करने के लिए कहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, बट सॉल्व करने के लिए नहीं कहा उसने, कहा राइट ए लीनियर इक्वेशन, केवल बना दो। तो बना के हम स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ के आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि सब कुछ ऑन LHS, नथिंग ऑन RHS। ये कहती है सब कुछ ऑन LHS, नथिंग ऑन RHS। तो x, अच्छा सुनो, एक इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन इसी इक्वेशन को आप दूसरी शक्ल दे रहे हो, उसमें कुछ सॉल्व करने तीसरी शक्ल दे रहे हो, इक्वेशन तो वही है, इक्वेशन तो वही है, बट इसको इसका दूसरा रूप है।
तो उस केस में जब अपन एक इक्वेशन का दूसरा रूप लिखते हैं तो यहाँ पे एक साइन आता है, जो क्लियर कर देता हूँ, उसको बोलते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं इसको? ये साइन क्या, इस साइन को का मतलब होता है रिजल्ट आना। इस साइन का मतलब क्या आता है? मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट से नीचे वाले स्टेटमेंट एक एज ए रिजल्ट मिल रहा है, फिर नीचे वाले से उससे नीचे वाला रिजल्ट मिल रहा है, फिर उससे नीचे वाला रिजल्ट मिल रहा है, फिर उससे, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाई। क्या बोलते हैं? अब ये साइन क्या है, लिखते लिखते थोड़ी आदत भी हो जाती है और थोड़ा अच्छा सा लगता है ना, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, इक्वल टू की जगह इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलती करवा के मार्क्स कटवा देते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है जहाँ पे बराबर का साइन लगाना है वहां पे भी इम्प्लाइज लगा रहे हैं। नई चीज सीखी है, ट्राई कर, अरे तो जहां लगना है वहीं लगाना है। तो इक्वेशन के स्टार्टिंग में लगता है जब आप एक इक्वेशन की दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप लगा रहे हो, बीच में तो इक्वल टू का साइन रहेगा, आपने इक्वेशन का स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया। इक्वेशन का स्ट्रक्चर है, बीच में इक्वल टू का साइन, ना कि इम्प्लाइज का साइन। अगर आप बीच में इम्प्लाइज का साइन लगा दो तो पता है इसका मतलब क्या है? इस पे ये रिजल्ट आ रहा है, इस पे ये रिजल्ट होना है, ये इक्वल है, मीनिंग चेंज हो गया ना। अभी इम्प्लाइज का साइन मतलब इससे नीचे वाला रिजल्ट आ रहा है, अब बीच में लगा दो तो इस पे ये रिजल्ट आ रहा है, तो मीनिंग चेंज हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए क्या सारी बातें? तो बताओ, ईमानदारी से बताओ, कौन कौन है जो इक्वल टू की जगह इम्प्लाइज का साइन लगाता है? बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, लगाते हैं क्योंकि मीनिंग पता नहीं था साइन का मतलब क्या। ऐसा लगता था कि ये इक्वल टू का भाई है इक्वल टू को डिजाइन में लिखा हुआ है इसने, इस इक्वल टू के साइन को थोड़ा डिजाइनदार करके लिखा हुआ है। ओके, अभी फिर आगे चल के सीखोगे आप 11th में डबल इम्प्लीकेशन साइन भी होता है। जैसे एक होता है वन वे ट्रैफिक, एक होता है वन वे ट्रैफिक, एक होता है टू वे ट्रैफिक, इसका रिजल्ट ये, इसका रिजल्ट ये, तो ये भी सीखोगे आप। टू वे ट्रैफिक भी होता है ना। चलो अभी तो नहीं आएगा इस साल तो। चलो जी, तो इम्प्लाइज क्या लिखा था हमने यहाँ पे, x इक्वल टू 2y, और उसके आगे फिर आगे और सॉल्व कर रहे हो ना, अगर आप छोड़ दो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हो तो अगेन इम्प्लाइज, इम्प्लाइज 2y को उधर लाएंगे, कल रूल सीखे थे, कल रूल सीखे थे, जो पॉजिटिव है वो उधर आके नेगेटिव, तो x माइनस 2y। अब उधर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन कांस्टेंट टर्म भी तो लिखनी जरूरी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो प्लस 0, और आरएचएस में और वैसे भी 0 लगाते हैं, तो ये हो गई हमारी फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड। अच्छा, ये मैंने आपको एरो वेरो ये गोले फोले आपको समझाने के लिए बनाया, आप अपनी कॉपी गंदी मत करना ऐसा एरो वेरो लगा के, ठीक है ना। इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन in two variables for the given statement, for the given statement. Done. बोलो इक्वेशन बनानी किस किस को आ गई? आ गई। चलो अब एक प्रॉब्लम में देता हूं, उसकी बनाओ इक्वेशन। लिखो पहले इसको, लिखो क्या इक्वेशन कम करवाऊंगा क्यों? ऐसा तो ना होता है, एक रोटी, अगर एक दिन एक रोटी ज्यादा खा लेते तो अगले दिन कम खाते होगे। बोल सही है, ऐसे करते हैं अपन, ऐसे करते हैं कि अभी मम्मी मैंने कल एक एक्स्ट्रा खा ली थी तो आज एक कम दो, कल तो कल की खाऊंगा जितनी है, कल एक्स्ट्रा खा ली तो क्या हो गया। एक बार में फेंक लो जितना फेंकना है, तो तू फेंकेगा, कल को मैं कहूँ मत बैठो तो तुम बेंच भी फेंक देगा, बैठा ही नहीं रहे हो, है ना, तुम मैं पढ़ाना बंद कर दूं तो बोर्ड भी तोड़ देगा, सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहे हो, है ना। और कल को हम यहाँ पे रहना बंद करते हैं 1-2 महीने के बाद तो बुलडोजर चलवा देगा, रह ही नहीं रहे हो आप, तोड़ दिया मैंने ये थूक क्या पहले तो बाहर, जल्दी जा, नहीं तू पहले थूक क्या, बिल्कुल बाहर थूक क्या ना, बिल्डिंग के बाद। हाँ चलो आओ, हाँ दे रहा हूँ, लिखिए the price of 3 pence, the price of 3 pence is
₹10 less than 10 less than thrice the price of 2 pencils. अच्छे से करना बेटे क्लास का क्वेश्चन है। 12th तक तो तू तेरे पहुंचने के भी चांसेस कम लग रहे हैं। 12th में तो बहुत कुछ आएगा। ईमानदारी से सब अपना अपना ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ मुझसे गलती हुई और मैं अच्छे से बना पाए। बिल्कुल प्रॉपर जैसा भी मैंने क्वेश्चन करवाया, क्या क्या किसको मान रहे हो क्या नहीं मान रहे हो, सब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। वो परीक्षित भी मानवल में पढ़ता है ना? क्यों? तुम्हारे स्कूल वाले जो नहीं करवाए वो करवाने की जिम्मेदारी मेरी है? नहीं, मैं इतना अच्छा भी नहीं। ऐसे ही करूँगा। जमा कराओ 30-30 हजार रुपये कश्मीर। पहाड़ के पीछे से क्या मिलता है बूढ़े में तुमको? मैं तुमको बाहर तक छोड़ने चलूंगा, वहां से सब अपने अपने घर जाना। क्या तो रोज रोज किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं। इतनी ज्यादा गल्ली पढ़ाई है ना। ये वो लोग हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हो कि सर पढ़ाई बहुत कर ली। अभी तो आप पिछले इतने इजी चैप्टर में मिनिमम 12 तो नहीं ला पाए 15 में से। क्यों? मैंने कहा बुलाया जल्दी, टाइम पे आए थे। जल्दी नहीं बुलाया, टाइम पे आए थे। उनको ही मैंने टाइम से छोड़ा था तो तुमको जल्दी कैसे बुला? तो तू बोलता है वो सही है, ऐसा किसने कहा? 10 बजे 10 बजे तक रुकोगे तो 11? उसको करने में ध्यान लगाओ, उसको करने में ध्यान लगाओ। हो गया? हो गया? इसी का आपकी नोटबुक का है, टेस्ट नोटबुक। तो मैं क्या उसको रख लूं क्या अब हमेशा के लिए? आप किसका वेट कर रहे थे? मैं आपको देने हूँ? अगर आप एब्सेंट है तो आपको मांगनी चाहिए ना। अगर आप एक दिन और नहीं मांगो, 2 दिन और नहीं मांगो तो गुम जाती है। और दूसरी और उससे बड़ी बात बताऊं, आपने नाम भी नहीं लिखा हुआ। क्या? तो किसी भी दिन बनाओ, नाम तो पहले लिखा करो। नाम तो मार्केट जैसे मार्केट से खरीदो उसके शॉपकीपर के सामने लिख दिया करो। कई बार वही वापस कह देता है कि मेरी कॉपी है। तो आपका नाम होगा तो आप क्लेम तो कर सकोगे कि हाँ मैंने तेरे से खरीदी, मेरी है। हो गया? बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो शुरू करें। किस किस का बन गया? ठीक है चलो लेट्स सी। तो प्राइस माननी है अब की बार, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, 2 आइटम है पेन और पेंसिल, लेकिन उनकी यूनिट्स, उनकी क्वांटिटी कितनी है? 3 पेन्स 2 पेंसिल्स। तो आप 3 पेन की कीमत नहीं मानोगे, आप एक ही पेन की कीमत मानोगे एक बार में और एक ही पेंसिल की कीमत, क्योंकि एक ही यूनिट की कॉस्ट या प्राइस मानी जाती है। अभी अभी बताया था। सो रिद्धि बोलो पहला स्टेप क्या होगा? कॉस्ट का है, प्राइस है। हाँ बोलो, एक बार बोलो फिर से। लेट द इज, अभी अभी बताया था लेट के साथ बी। लेट द प्राइस ऑफ अ पेन बी ₹X, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ अ पेंसिल ₹Y। ये किया होगा सबसे पहले आपने, अभी ने ये किया है।
चलो नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर आपको गिवन स्टेटमेंट फिर से लिखना है ये सारा। तो क्या लिखोगे? नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट। अब आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है, ये वाला स्टेटमेंट आप कॉपी पेस्ट कर लोगे नीचे, एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लोगे। ठीक है, हो गया इतना काम। इनकेस नहीं हुआ था तो अब कर लो। इतना काम हो गया तो आगे की बात करें फिर। ये स्टेटमेंट यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया। दैट इज, अब मैं इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखेंगे सब लोग ध्यान से। आपके लेवल पे आप ये मानो सबसे तगड़ा स्टेटमेंट है ये। वैसे तो बहुत सरल है, पर आपके लेवल पे अच्छा स्टेटमेंट। अगर आप इसको बनाते हो तो छोटे मोटे तो यूं ही बना लो, जो एग्जाम में आते हैं ना, एग्जाम में भी, एग्जाम में आने वालों से भी तगड़ा है। ठीक है, चलो तो अपन बहुत अच्छे लेवल वाला करेंगे तो छोटे मोटे वैसे हो जाएंगे। देखो इधर देखो, अब आप खुद सोचो, एक पेन सपोज करो आ रहा है, एक पेन 20 रुपए का है, तो 3 पेन कितने के होंगे? कैसे पता लगाया? किसको किससे? 20 से। 3 क्या थी? क्वांटिटी। 20 क्या थी? एक की कीमत। तो कीमत को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल बिल पता चल जाता है। अभी क्वांटिटी कितनी है? 3, और कीमत है x। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मुझे कॉस्ट ऑफ या फिर प्राइस ऑफ 3 पेन्स मिलेगा। बोलो 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 बोलो। प्राइस ऑफ 3 पेन्स को आप पता लगाने के लिए 3 इंटू एक्स यानी 3x लिखोगे। बोलो किसने लिखा था? नहीं लिखा था? समझ आया? ओके। अब उसके बाद क्या पढ़ा आपने? इज। उसके बाद क्या पढ़ा आपने? इज बोले तो इक्वल टू, इज बोले तो इक्वल टू का साइन, इज बोले तो इक्वल टू का साइन। आगे बढ़ते हैं। 10 को तो 10 ही लिखोगे। कोई कैसा 10 का तो बताया नहीं आपने, 10 को क्या लिखते हैं? 10 को तो 10 ही लिखेगा। भाई इंग्लिश के स्टेटमेंट्स को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैथ्स के किसी और भाषा में थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं। 10 को 10 ही रहेगा, 10.5 थोड़ा हो जाएगा। तो 10 को तो 10 ही लिखोगे, लिख दिया 10 को 10। आगे लेस देन अभी अभी आया था, आया था लेस देन अभी अभी। लेस देन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। उसके आगे आओ, थ्राइस। थ्राइस के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन? 3 इंटू। और उसके आगे एक वर्ड और बचा है बस, क्या? मतलब एक चीज और बची है, द प्राइस ऑफ 2 पेंसिल। तो एक पेंसिल अगर y की है तो 2 पेंसिल 2y की होगी। अभी अभी आपने बताया कि क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पेंसिल 2y की हो जाएगी। तो 2y लिख दूं मैं। यहां तक क्लियर है क्या? अब बताओ किस किसने बिल्कुल यही बनाया है? इस स्टेप तक हाथ खड़े करो। रिद्धि शैली, बिल्कुल ये बनाया। रिद्धि शैली नीलेश। हाँ यही किस किसने बनाया? और आपने नहीं बनाया। एक लाइन नहीं कह रहा हूं, मतलब ये इक्वेशन जो लास्ट फॉर्म है इसी फॉर्म में बनाया है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिखा है ना, ऐसे ही बनाया है ना, इसी तरीके से बनाया है ना। तो हाथ खड़ा कर। और एनी अदर? आप और आप क्या नहीं बनाएगा? तो बनाएगा ही नहीं, ऐसे ही बनाया। ओके तुषार ऐसे नहीं बनाया, अवधि ऐसे नहीं बनाया, शैली ऐसे बनाया, रौनक ऐसे नहीं बनाया। अब आप एक रूल भूल गए, सारे के सारे जिन्होंने हाथ खड़ा किया। लेस देन और ग्रेटर देन के केस में अगल वाला बगल में, बगल वाला, ये तो भूल ही गए, ये तो भूल ही गए। तो लेस देन के अगल बगल के लोगों को ध्यान से देखो, लेस देन के अगल बगल के लोगों को आप स्टेटमेंट में भी ध्यान से देखो और इक्वेशन में भी ध्यान से देखो। तो देखना भैया, लेस देन के अगल में तो बैठा है 10 रुपया, और लेस देन के बगल में बैठा है ये पूरी बात, ये पूरी चीज, ये पूरी चीज इसके बगल में बैठी है। तो यानी कि ये 3 इंटू 2y तो आ जाएगा माइनस साइन के इधर, और ये 10 आ जाएगा उधर। अब सुनो दूसरी चीज सुनो, कई बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 3 इंटू 2y क्यों लेते हो, केवल 3 ले लो। बोलो ऐसे कितने बच्चे हैं जो मानते हैं कि सर 3 इंटू 2y मत लो? आपने तो अगल बगल की बात कही थी, आप तो दूर के रिश्तेदारों को भी लेके आ रहे हो। तो आप इसके माइनस के जस्ट बगल में तो 3 है, तो आप 3 को और 10 को रिप्लेस करो ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, जब अपन पॉलिनोमियल सीख रहे थे तब हमने एक चीज सीखी थी कि पॉलिनोमियल के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो प्लस या माइनस साइन पे अलग होती है। प्लस या माइनस साइन पे एक टर्म दूसरी टर्म से अलग मानी जाती है।
तो इसमें जो 10 है वो एक टर्म है और 3 इंटू 2y पूरी एक टर्म है। ऐसा नहीं है कि ये टर्म अलग है ये टर्म अलग है, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस माइनस साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। और मल्टीप्लाई के साइन से दो टर्म्स एक दूसरे से अलग अलग नहीं मानी जाती। किससे मानी जाती है? प्लस साइन से, या तो प्लस माइनस साइन तो ये दिख गया ना, तो ये पूरी एक टर्म है, तो अगल बगल में पूरी टर्म की टर्म आएगी, उस टर्म का कोई पार्ट नहीं आएगा। समझ गए? तो गलती क्या थी कि 3 इंटू 2y यहां लिखना है और 10 वहां लिखना है। अब ये सही हो गई। 3 इंटू 2y, तो यानी आप एक काम किया करो, लेस देन दिखाई देना तो लेस देन की बाद की इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लो। समझ गए? लेस देन के बाद की इंफॉर्मेशन को पहले पढ़ लो। थ्राइस द प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स 3 इंटू प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स 2y, और लेस देन से पहले वाली इंफॉर्मेशन यहां पढ़ लो। अब सॉल्व कर लो। तो 3x इंप्लाइज का साइन लग जाएगा, 3x इक्वल टू 3 2 जा 6y माइनस 10। ओके फाइन। अब सबको इधर बुलाना पड़ेगा ना, बुला लो। तो 3x तो एज इट इज, पहले x वाली टर्म लिखते हैं हम हमेशा, बाद में किसकी टर्म कौन सी टर्म लिखते हैं? y। तो 6y इधर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको, तो उधर आके नेगेटिव, और माइनस 10 इधर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इधर आके पॉजिटिव, और RHS में इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर द गिवन, फॉर द इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। नहीं, पूरी एक्सरसाइज करवा के ही छोड़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया ये, जाने दो। तो तुम तो सब कुछ ही कर लोगे, आते ही क्यों? तो फिर क्या क्या नहीं कर पाओगे बताओ? आप बता दो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, फिर वो उस दिन की वाली क्लास पे आपको कॉल कर दूंगा, उसी दिन आना सीधे। हाँ मैं कर दूंगा ना, और तो क्या करूँ, लिस्ट बना लेता हूँ मैं, तेरे को क्या आता है, तेरे को क्या आता है, तेरे को क्या आता है, फिर अलग अलग रोज बैठ के पहले आधा घंटा कॉल करूंगा। यही तो काम धंधा रहेगा मेरा, और काम क्या है मेरे पास, वेला तो हूँ मैं वैसे भी, है ना। ओके, कर दूं डिलीट? कर दो। इसके आगे का लाइन पूरी लिख देना, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन 2। समझ आ गया? इक्वेशन बनाना समझ में आ गया बच्चों? अभी कुछ अच्छे लेवल की इक्वेशन फिर मैं टेस्ट में दूंगा ना, तो आप रेडी रहना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0। आपको 6 नहीं 8 इक्वेशंस गिवन है। इन 8 इक्वेशंस, अभी ये किसी भी फॉर्मेट में हो, अभी ये किसी भी फॉर्मेट में हो, अल्टीमेटली आपको इसको इस फॉर्मेट में लेके जाना है, ax यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, ax + by + c = 0। हो सकता है कुछ इक्वेशंस ऑलरेडी इसी फॉर्म में हो सकता है कुछ ना हो, तो है तो ठीक है, नहीं है तो इस फॉर्मेट में लेके जाओ। और एक बार जब आप इस फॉर्मेट में लेके गए, तो उसके बाद आपको a की, b की और c की वैल्यू भी बतानी है हर एक क्वेश्चन में। समझ गए? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब इसमें से हम सबसे पहला क्वेश्चन उठाने वाले हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, लिखना है बस यहाँ पे। चलो हाँ देंगे ना, लिखो। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। Here the given equation, the given linear equation is, the given linear equation is, और फिर इतना लिख के अपन क्या करेंगे, उस इक्वेशन को लिख देंगे। क्या है इक्वेशन? -2x + 3y = this is the given linear equation. Tell me. अब क्वेश्चन के दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे? पहला पार्ट था कि उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहला पार्ट क्या था? उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। दूसरा पार्ट है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एबीसी की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का पार्ट खत्म करें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? एवरीथिंग ऑन एलएचएस, नथिंग ऑन आरएचएस। तो 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको, 3 में से 2 टर्म्स तो ऑलरेडी एलएचएस में है, बस एक अकेली टर्म आरएचएस में बैठी है, उसको इधर लाते ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। बोलो। तो 6 को इधर बुला लूं, इम्प्लाइज -2x + 3y को साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, और 6 इधर प्लस है तो इधर आके अब आरएचएस में 0 बच गया। तो ये एक पार्ट तो क्वेश्चन का यहाँ पे खत्म हो चुका है। इज द रिक्वायर्ड
required standard form of a linear equation in two variables, of a linear equation in two variables. एक पार्ट खत्म। अब दूसरा पार्ट के बारे में बात करें। ठीक है, दूसरे पार्ट के बारे में बात करें। आप क्यों नहीं लिख रहे? कहाँ लिख रहा है? कॉपी बंद करके कौन कैसे लिख सकता है? ठीक है, कॉपी बंद करके तो आजकल तो आज तक कोई नहीं लिख पाया। तेरे पास ऐसा पेन है, ऐसा, अब तेरे पास ऐसा पेन हो कि तू ऐसे सोचता रहे और लिखने में आ जाए। ओके, लेट्स सी, ये हो गया यहाँ तक। इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ तक तो हो गया। अब नाउ अपने को एबीसी की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके, है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, नाउ कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम किससे? विद द स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे? विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट इज, अब अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने वाले हैं। दैट इज, और स्टैंडर्ड फॉर्म जब आप लिखो तो आप कोशिश करो कि जो इक्वेशन आपने लिखी है जस्ट उसके नीचे लाइन टू लाइन, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? बोलो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आप कोशिश करो कि इनको इस तरीके से अलाइन करें हम कि इक्वेशन के जस्ट नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई दे। उससे एक फायदा होगा कि कंपेयर जब आप करोगे तो आपको एबीसी की वैल्यू साफ साफ दिखाई देगी। देखो, ए की सीट में क्या आ रहा है, बी की सीट में क्या आ रहा है, +3y। मैं बी की सीट में पूछ रहा हूँ, मैं बी वाई की सीट में नहीं पूछ रहा हूँ। अगर मैं बी वाई की सीट में पूछूं तो आप कहेंगे 3y, लेकिन मैं ओनली बी की सीट में पूछ रहा हूँ। तो बी की सीट का मतलब ये हो गया कि देखो y से तो y कंपेयर हो गया ना, तो b से कौन कंपेयर होगा? 3 होगा। c से कौन कंपेयर होगा? -6 कंपेयर होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, +-6 लिख सकता हूँ। अब देखो, प्लस से प्लस कंपेयर हुआ तो c की वैल्यू क्या आई? -6 आई। समझ गए? ठीक है, तो इतना लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वी गेट इससे कंपेयर करके वी गेट a इक्वल टू -2, b इक्वल टू +3, c इक्वल टू -6। तनिष ये क्या होते हैं जो हमने निकाले, इनको क्या कहते हैं? ए बी सी की जो हमने वैल्यूज निकाली है इनको क्या कहते हैं? ये लीनियर इक्वेशन है जो हमने नीचे लिखा है। हाँ नीलेश, क्या कहते हैं? शैली बोलो, क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? कल 20-20 बार लिख के लाओ दोनों कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी सी कोएफिशिएंट्स होते हैं। वो अब नहीं भूलेगा ना, 20 बार लिख के लाएगा तो नहीं भूलेगा। क्या लिख के लाएगा बता, पढ़ के बता, बोल के बता, खड़ा होके बोल के बता। वो कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं या उनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं। तो आपसे हाँ किस भी लिख लेना इसमें से। आपसे एबीसी पूछा है, अब इस क्वेश्चन में तो साफ साफ कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, तो आपने मजे मजे में निकाल लिया। लेकिन कल को क्वेश्चन ऐसा आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो आपको तो पता ही नहीं कोएफिशिएंट कहाँ है। तो वही एबीसी पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं? वही एबीसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब भी वही होगा। बैठो, ठीक है। अब ये कौन सा किया अभी अपन ने? थर्ड। फोर्थ वाला करो जरा, फोर्थ वाला। ये फोर्थ वाला करो, अभी 2-3 यहाँ करो, बाकी होमवर्क कराएंगे। फोर्थ वाला कौन सा है? पढ़ के बताओ। x इक्वल टू 3y। शुरू हो जाओ विथ प्रॉपर स्टेप्स।
यस, सीधे बैठो अभी, आगे बैठना कल से। x इक्वल टू 3y है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, फिर ABC कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालो विथ प्रॉपर स्टेप्स। लिखा विथ प्रॉपर स्टेप्स का है मैंने। कर 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 कर, नहीं तो फिर मैं डंडे से बात करूंगा। बिल्कुल मारता हूँ। लकड़ी के डंडे पे जंग लग सकता है? तो भी जंग तो नहीं लगता, दीमक जरूर लग सकता है। तो दीमक और जंग वही होता है ना, सेम होता है मतलब। ये नया बच्चा भी सोच रहा होगा कैसे पुराने बच्चे ही। हाँ तो स्कूल में भी ऐसी हरकतें करता है कि, स्कूल में भी ऐसी हरकतें करता है कि बावलों वाली। पहले कब शांत बैठता था? तो जब से आया तब से ही तमाशा कर रखा है। 5th क्लास में, 5th क्लास में तो हो गया। एक और करेगा अभी। 3 नहीं करते सर, 3 नहीं करते। ये पेंसिल से क्यों कर रहा है? पेन खत्म हो गया। तो कल घर जाके पेन से करेगा फिर? हाँ, मैं फोन में कर रहा हूँ। क्यों? मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन आपको फेयर करना है। सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन रिवीजन सेशन में फेयर करने हैं। ये सब बेवकूफ है। मुझे पता है फेयर कर रहा है। वो तो कल कह देगा कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि क्लास में आना है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पढ़ाई भी करनी होती है। ऐसा नहीं बोलो, हाँ, ऐसा नहीं बोलो। कल की तारीख में अभी तक का सारा काम इस एक्सरसाइज का मुझे फेयर चाहिए, पेन से किया हो, नॉट विद पेंसिल। ओके चलो देखो, x इक्वल टू 3y है, तो 3y को इधर बुलाएंगे सबसे पहले तो x तो अपनी जगह कायम रहेगा क्योंकि LHS में चाहिए, LHS में ही है। 3y इधर आएगा, अब कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो जो भी मिसिंग है उसको 0। कल को x वाली टर्म भी मिसिंग हो सकती है, याद है, तो जो भी टर्म मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट 0। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी टर्म मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट 0। जैसे नीचे कुछ क्वेश्चंस में है शायद, कितना मेरे को याद है। तो ये तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसका आंसर मैच भी करते रहना पीछे से, ठीक है। तो कंपेयर करें तो ABC की वैल्यू निकल सकती है आसानी से। तो A की वैल्यू बोलो, x के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो वो 1x है, 1 into x x ही तो होता है, जिसके आगे कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है यानी 1 कोएफिशिएंट है 1। B की वैल्यू -3 और C की वैल्यू। अच्छा, ABC में से C जो है वो तो 0 हो सकता है, A और B नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो A और B कहाँ हो रहा है? C हो रहा है बस, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और करोगे या सारे क्वेश्चन घर करोगे? तो कल होने चाहिए, मैं होमवर्क चेक करूंगा, होने दो, बात करेंगे कल। सर एक बार तो एक दो अब या तो अभी कर लो या फिर घर करो, दो नाव में सवार नहीं होते, एक बात किया कर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।